नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र शेखावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद जेएस पे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो राज्यपाल की शक्तियां हैं। मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो सीरीज है पूरी, जिसमें जितने भी टॉपिक हैं वो आरएस प्रीलिम्स से लेके आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या फिर एलडीसी, ग्राम सेवक, पटवार, जो भी आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में ये काम आने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये भी रहेगी कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको आप लाइक करें। आपको लगता है कि जो तैयारी कर रहे हैं और वो लोग आपके आसपास हैं तो आप उनको शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। कुछ कमियां जो रह रही हैं उनको भी मैं सुधारने का प्रयास करूंगा, और जो है मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। तो आज हम देखने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियां और विशेषाधिकार। क्या देखेंगे? राज्यपाल की शक्तियां और विशेषाधिकार। तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको अनुच्छेदों में भी बताई थी कि अपने यहाँ संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में किसी भी राज्य के दो प्रमुख होते हैं। जिस प्रकार केंद्र सरकार में दो प्रमुख होते हैं, वैसे ही राज्यों की सरकार में भी दो प्रमुख होते हैं। एक वास्तविक प्रमुख जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होती है, एक संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख जो राज्यपाल होता है। मैंने आपको बताया भी है कि अपन ने मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया भी था कि हम दो प्रमुख की व्यवस्था अपने यहाँ पे क्यों की गई है। जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लिए जाए, इसलिए वास्तविक प्रमुखों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनको संवैधानिक या नाम मात्र के प्रमुख, एक बार उनको कुछ शक्तियां दी गई है कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, कुछ दिन के लिए उसको रोक के रख सकते हैं, राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेज सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं जो उनके पास में ये शक्तियां रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं और वो इनका प्रयोग किस प्रकार करता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल की शक्तियों को हम 5 शक्तियों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, इसमें वास्तव में वे शक्तियां हैं जो एक प्रशासनिक निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रशासक के तौर पे राज्यपाल काम करता है, जैसे कुलपतियों का नियुक्ति हो गई, फिर विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां हो गई। कुछ बोर्ड और आयोग या फिर समितियां इस प्रकार की भी हैं जिनका अध्यक्ष स्वयं राज्यपाल रहता है किसी राज्य में। इसके अलावा फिर और शक्तियां हैं जो मतलब कार्यकारी शक्तियां हैं राज्यपाल की, अर्थात वो प्रशासक के तौर पे काम करता है किसी राज्य में। दूसरी शक्तियां जिनको अपन मान सकते हैं विधायी शक्तियां। देखो, जो राज्यपाल होता है वो कार्यपालिका का भी अंग होता है और विधान मंडल का भी अंग होता है। इसका मतलब है कि कानून जब बनते हैं तो उसमें भी राज्यपाल की अहम भूमिका होती है, और जब वो कानून लागू किए जाते हैं कार्यपालिका के द्वारा तो वे समस्त कानून जो है सारे काम राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, विधायी शक्तियों में भी और कार्यपालिका शक्तियों में भी। तो विधायी शक्तियां। तीसरी शक्तियां आप बोल सकते हैं जिनको हम बोलेंगे न्यायिक शक्तियां। हमने पढ़ा था कि राज्यपाल के पास में कुछ समाधान वाली शक्तियां हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम हो गया हो, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम हो गया हो, या फिर राज्य सेवा के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की बात आ गई हो, या फिर अन्य जो न्यायालय से संबंधित शक्तियां हैं उनको अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। चौथी शक्तियां वित्तीय शक्तियां हैं, और वित्तीय शक्तियां भी अपन देखेंगे कि राज्यपाल के पास में बहुत सारी पावर होती है। हालांकि राज्यपाल खुद के विवेक से या फिर अधिकतर मामलों में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से इन सब शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी कि धन विधेयक है वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद में फिर वो किसी भी सदन में लाया जाएगा। इसके अलावा बात करें आकस्मिक निधि से अगर धन निकालना हो तो आकस्मिक निधि से भी धन राज्यपाल की अनुमति से ही निकाला जाएगा। हालांकि इसमें पीछे से जो सिफारिश वगैरह ये सारी चीजें होती है वो मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद करती है। पांचवी शक्तियां महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं राज्यपाल के मामले में कि ये स्वविवेक से ली गई शक्तियां हैं, अर्थात कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें उसको राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है। वह खुद के विवेक से, यानी कि खुद की इच्छा से इन सब जो है निर्णयों को ले सकता है। स्वविवेकीय शक्तियां बोलते हैं इनको अपन। और स्वविवेकीय शक्तियों को भी अपन दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। जो हम राज्यपाल वाला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें
अभी हमने एक भाग कंप्लीट किया है। मैंने 5 या 6 भाग आपको बताए थे कि इनको 5-6 भागों में अपन बांट के पढ़ेंगे। पहले भाग में मैंने 2 वीडियोज अपलोड किए हैं संवैधानिक जो प्रावधान है उनके उनसे संबंधित। आज हम शक्तियों की बात कर रहे हैं, विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं, तो इससे संबंधित मेरे हिसाब से लगभग 3 से 4 वीडियोज में ये शक्तियां और विशेषाधिकार कंप्लीट होंगे। ऐसे करके 10 से 15 के बीच में वीडियोज होंगे जो टोटल राज्यपाल को कवर करेंगे। तो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से फिर हम इस तरीके से इनको पढ़ रहे हैं कि किसी भी एग्जाम में जो है इससे बाहर प्रश्न नहीं जाए और आपकी अच्छे से एक्सरसाइज हो सके। इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक करें, अपने दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें, कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि मैं इनमें और कैसे सुधार ला सकता हूं और अपने को और कौन से सब्जेक्ट से संबंधित वीडियोस मेरे को यूट्यूब पे अपलोड करने चाहिए। और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही है। तो यहाँ स्वविवेकीय शक्तियों में एक तो संविधान प्रदत्त, संविधान में भी व्यवस्था की गई है संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं, अर्थात संविधान में पहले से बता दिया गया है कि इस दौरान एक परिस्थिति जन्य, जिनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है लेकिन राज्यपाल पे खुद पे जोड़ दिया गया कि उसको किस तरीके से निर्णय लेना है। तो संविधान प्रदत्त और शक्तियां और परिस्थिति जन्य शक्तियां, तो इस तरीके से आप देख लो, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, इसके अलावा स्वविवेकीय शक्तियां, स्वविवेकीय शक्तियां भी संविधान प्रदत्त और परिस्थिति जन्य। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करें कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आप देखेंगे तो एक अनुच्छेद है, इसको एक बार अपन रिवाइज कर लेंगे। एक बार हो सकता है टुकड़ों में आपको थोड़ा जैसे एक बार में सारी चीज़ें समझ में नहीं आए, लेकिन अपन इसको वापस फिर से रिवाइज करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये चीज़ें वापस में समझ में आएंगी। और किसी भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो एक बार में वो कंप्लीट नहीं होगा, आपको एग्जाम की दृष्टि से 5-7 बार उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। और रिवाइज जब तक करना है जब तक आप उसको बिना देखे अपने जो है दूसरी किसी कॉपी में या फिर नोटबुक में नोट नहीं कर लें या फिर अपने माइंड में उनको एक बार बिना देखे रिवाइज नहीं कर ले, तब तक आपको किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करना है कि मुझे आ गई। कहीं भी एग्जामिनर अपने को चकमा दे सकता है। तो इसलिए कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करें तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सबसे पहले 166 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 166 इसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें पहली बात लिखी हुई है कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। तो मैंने आपको पहले से बताया कि वास्तव में प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ज्यादातर निर्णय उनके द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन ये किसके नाम से होंगे काम, राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। तो कार्यपालिका शक्ति में पहली बात तो राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि जितने भी काम होंगे वो किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से होंगे। दूसरी अगर बात करें हम तो दूसरी बात में अपने को ये ध्यान रखना है कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे और ये राज्यपाल के द्वारा जो भी आदेश या फिर कार्य होंगे उनको किस रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा, अर्थात उनको किस तरीके से आदेशित किया जाएगा, ये पावर भी खुद राज्यपाल के पास है कि वो इसके लिए विनियम बना सकेगा। तो यहाँ दूसरी बात अपने को क्या ध्यान रखनी है कि राज्यपाल द्वारा किए गए कार्य आदेश या लिखतों को उस रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा। मतलब वो इस तरीके से प्रमाणित होंगे, उस रीति से अधिप्रमाणित किए जाएंगे जो राज्यपाल द्वारा बनाए गए
विनियमों में निर्धारित की जाए। तो अपन देखते हैं कई चीजें लिखी हुई आती है कि राज्यपाल की आज्ञा से, तो उसमें राज्यपाल के सिग्नेचर हो या ऐसा जरूरी नहीं है। राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जितने भी आदेश या फिर कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली लिखा हुआ जाता है। तो राज्यपाल द्वारा किए गए कार्य आदेश लिखतों को उस रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए गए विनियमों में निर्धारित किए जाए, और इस रीति को या फिर राज्यपाल द्वारा जो मतलब जो भी रीति बनाई गई है जिस प्रकार उनको अधिप्रमाणित किया गया है, इसको इस आधार पे प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वो राज्यपाल द्वारा अधिप्रमाणित है या नहीं। विनियमों में लिख दिया कि इस तरीके से है तो फिर वो उस तरीके से ही होगी, फिर वो उस पर राज्यपाल के साइन हैं कि नहीं है ये प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा, इस पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा। तो पहली बात कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आपको ध्यान रखनी है कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे, उस रीति से होंगे अधिप्रमाणित जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाए उस रीति से होंगे। और राज्य के मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन, राज्यों के मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन के संबंध में नियम राज्यपाल बनाएगा। तो तीसरी बात यह है, तो ये 166 तो आपको ध्यान ही रख लेना है कि समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे, उस रीति से अधिप्रमाणित होंगे जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाए। तीसरा, राज्य के मंत्रियों के लिए जो कार्य आवंटन होंगे वो कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाएगा। 167 देखते हैं एक बार, अनुच्छेद 167 यानी कि 167 में देखेंगे। 167 अनुच्छेद 167 में क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा या फिर यो कहें कि केंद्र की जो राज्य की जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को अपने जो प्रशासन संबंधी और विधान विषयों से संबंधित, वैधानिक विषयों से संबंधित और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जो भी सूचना है वो राज्यपाल को ऑटोमेटिक देगा। और ये कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। तो राज्य के प्रशासन एवं विधान विषयक प्रस्तावनाओं की सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा। मतलब प्रशासन संबंधी जितने भी काम हो रहे हैं या वैधानिक जितने भी काम हो रहे हैं, विधानसभा से यानी कि अपन बोले विधानमंडल से संबंधित या प्रशासन से संबंधित जितने भी काम हो रहे हैं, तो उसकी सूचना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो ऑटोमेटिक राज्यपाल को दे दे। तो राज्यपाल को देगा। अगर वो नहीं देता है सूचना समय पर, तो राज्यपाल उस सूचना को मांग सकता है। सूचना मांग सकता है, ये दोनों से संबंधित। मांगेगा कौन? राज्यपाल मांग सकता है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई विनिश्चय कर लिया, यानी कि उसको लग रहा है कि मुझे इस तरीके से इस काम को करना है, लेकिन उसने मंत्री परिषद के सामने उसका जिक्र नहीं किया है, तो राज्यपाल उसको निर्देशित करेगा कि भैया आप एक बार इसके बारे में सभी जो है आपकी मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनसे इस बारे में एक बार राय ले लो। तो वो मंत्री परिषद के सामने उस विषय को रखवाएगा। किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय किसी विषय पर, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, किसी विषय पर किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को या विनिश्चय को बोल दो आप, को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा।
तो ये 166 और 167 आपको रट लेना है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, यहीं से प्रश्न कहीं किसी भी प्रकार में पूछा जा सकता है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा और आरपीएससी के द्वारा। तो यहां हम बात करेंगे। तो राज्यपाल, ये दोनों पावर तो होती ही है, इसके अलावा एक पावर होती है राज्यपाल के पास में कि वो नियुक्तियां करता है। किसी आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष किन किन का होता है इस बारे में बात करेंगे। और किसी आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की, या फिर बात करें नियुक्तियां किस किस की करता है, तो यहाँ नियुक्तियों में आप देख लो एक बार के लिए किस किस की नियुक्तियां करता है। देखो, खुद मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद। तो ये तो किस अनुच्छेद में है, तो अपन इसको पढ़ेंगे भी, तो 164 में के तहत इसकी नियुक्ति करता है। फिर ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। किस किस की नियुक्ति करता है एक बार देख लो आप। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ये कौन से अनुच्छेद में, 165 में। फिर ये बात करें किसकी, और अन्य की किसकी नियुक्ति करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव करवाता है, तो 243 के और 243 जेड ए। कमेंट में बताना एक बार कि राज्य निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की, इसके बाद में बात करें राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। ये सब बस कार्यपालिका शक्तियां हैं, इसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, अध्यक्षों की, सदस्यों की नियुक्ति। इसके बाद में फिर और किसकी नियुक्ति करता है, तो और नियुक्ति करता है इसके बाद में ये राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, राज्य सूचना आयोग एवं आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की। आप ये भी कमेंट में बताना कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है। 243 के और 243 जेड, ये ए इसमें राज्य निर्वाचन आयोग में है, वाई और आई मेरे मुंह से निकल गया। चलो कोई और दूसरी चीज आपसे कमेंट में पूछ लेंगे। 243 आई और 243 वाई के तहत राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा और किसकी नियुक्ति करता है, तो यहां देखोगे आप लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की नियुक्ति करता है, लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की नियुक्ति। इसके अलावा और क्या करता है, और किसकी नियुक्ति करता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करना। एक चीज आपको कमेंट में बतानी है कि इन सब की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्य का जो एक नई संसदीय सचिव जो पोस्ट क्रिएट की गई थी चौथी विधानसभा में, राज्य का जो मुख्य क्या बोलते हैं उसको, अपने मुख्य सचेतक और एक पोस्ट और है, अभी याद आती है फिर मैं बताता हूं आपको। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। इसके बाद में बात करें लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। राज्य बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति ये करता है। तो ये बहुत सारी नियुक्तियां इसके द्वारा की जाती है। तो ये देख लीजिए आप एक बार फिर से, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है,
महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। इसके अलावा लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। इसके अलावा कुछ आयोग ऐसे हैं या फिर बोलें कुछ बोर्ड या फिर आयोग समितियां इस प्रकार की हैं जिनका राज्यपाल खुद अध्यक्ष होता है या सभापति होता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल स्काउट एवं, अच्छा नियुक्तियों में एक नियुक्ति और आप ध्यान रख लो, खुद तो राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात नहीं कर रहा और निजी विश्वविद्यालयों की भी बात नहीं कर रहा। जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्यालय हैं उनको राज्य विश्वविद्यालय बोलेंगे अपन। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति, आजकल इनको कुलगुरु बोलते हैं, इनको कुलगुरु बोलते हैं आजकल। कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है और राज्यपाल खुद यहाँ क्या होता है इस राज्य विश्वविद्यालय का, तो खुद होता है कुलाधिपति। क्या होता है? कुलाधिपति। तो अपन अगली बात कर रहे थे क्या, स्काउट, राज्यपाल स्काउट एवं गाइड का संरक्षक होता है। इसके अलावा राज्यपाल जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए की एकीकृत निधि के लिए प्रबंधक होता है। का सभा भूतपूर्व सैनिकों की एकीकृत निधि के लिए जो समिति होती है के लिए समिति का सभापति होता है। और इसके अलावा बात करें रेड क्रॉस सोसाइटी का, रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा बात करें पश्चिमी क्षेत्र जो उदयपुर में है, पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र, ये कहां पर है कमेंट में बताएंगे एक बार। वैसे मैंने बोल दिया उदयपुर का अध्यक्ष। अच्छा, आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि जो ये पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है ये कौन कौन से राज्य के लिए है, कौन कौन से राज्यों का संबंध इससे है। पश्चिमी क्षेत्र के सांस्कृतिक जो है केंद्र का संबंध ये है तो वैसे उदयपुर में, लेकिन इससे संबंधित कौन कौन से राज्य हैं इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और नियुक्तियों की बात करें तो नियुक्तियों में और नियुक्ति ये किसकी करता है, तो और नियुक्तियों में ये जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, 4 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और चौथा राज्य कौन सा है, उड़ीसा। तो इन चारों राज्यों में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। कौन से मंत्री की? जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति। तो यह किसके द्वारा की जाती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यह आपको ध्यान रखनी है ये सारी चीजें। इसके अलावा जैसे विधायी शक्तियों में भी इसको पढ़ेंगे अपन की, जैसे द्विसदनीय विधानमंडल है किसी राज्य में, 6 राज्यों में अपने यहाँ। तो द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब हो गया विधानसभा और विधान परिषद।
तो विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति के बीच में परस्पर संचार के लिए जो नियम होंगे वो नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो वो राज्यपाल के द्वारा बनाए जाएंगे। ये अपन विधायी शक्तियों में भी इसको पढ़ेंगे एक बार, लेकिन ये इसकी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। कौन सा? विधान सभा का अध्यक्ष और सभापति किसका? विधान परिषद का। दोनों के मध्य परस्पर संचार के लिए दोनों नियम दोनों को से डिसाइड करके फिर ये नियम बनाए जाएंगे कि दोनों के बीच में परस्पर संचार किस तरीके से हो। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के लिए जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति, और एक असम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए, और जो है सिक्किम में, असम में तो क्या जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रबंधन, और सिक्किम में शांति स्थापना के लिए नियम बनाने का विशेषाधिकार किसको दिया गया है? राज्यपाल का। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये कार्यकारी शक्तियां हैं राज्यपाल की। तो आज हमने जो है ये कार्यकारी शक्तियां, कार्यपालिका से संबंधित राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां हैं उनको देखा है। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की विधानसभा विधायिक या फिर बात करें वैधानिक शक्तियां, या फिर विधानसभा विधानमंडल से संबंधित शक्तियां, या फिर विधान संबंधी शक्तियां जो राज्यपाल की है, उसको अपन अगले टॉपिक में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।